गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फैटी एसिड्स के बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। यह प्रक्रिया जो है एक मल्टीपल स्टेप पाथवे है। ये मल्टीपल स्टेप प्रक्रिया है, यानी कई चरणों में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो लंबे फैटी एसिड्स होते हैं वो छोटे फैटी अम्लों में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के संपन्न होने पर एसिटाइल कोएंजाइम FADH2 और NADH मुक्त होते हैं। ये तीनों ही यानी एसिटाइल कोएंजाइम A, FADH2 व NADH तीनों ही बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया से मुक्त होकर एक अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेस जिसको अपन क्रेब्स चक्र कहते हैं उसमें प्रवेश कर जाते हैं। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के द्वारा इन पदार्थों से ATP का निर्माण होता है जो ऊर्जा के रूप में काम में आता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग में संपन्न होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्योंकि कोई भी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अतः यह प्रक्रिया साइटोसोल में संपन्न होती है। जब फैटी अम्ल की चेन बहुत ज्यादा लंबी होती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में इन बड़े बड़े फैटी अम्ल का प्रवेश करना संभव नहीं हो पाता, तब यह प्रक्रिया एक अन्य कोशिकांग जिसे पेरोक्सिसोम कहते हैं उसमें संपन्न होती है। अब हम इस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं, अर्थात ये पूरी प्रक्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहला चरण डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है, दूसरा चरण हाइड्रेशन या जलयोजन कहलाता है, तीसरा चरण ऑक्सीकरण कहलाता है और चौथा चरण थायोलाइसिस कहलाता है। एक बार बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ये प्रक्रिया अनेकों बार चलती रहती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जो अंतिम उत्पाद होते हैं वो 2 अणु एसिटाइल कोएंजाइम के प्राप्त नहीं हो जाते। बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हर बार 2 कार्बन की इकाई एसिटाइल कोएंजाइम में बाहर निकलती है, यानी कि यदि अपन 16 कार्बन वाले फैटी एसाइल कोएंजाइम से प्रक्रिया शुरू करते हैं तो एक चरण बीटा ऑक्सीकरण का संपन्न होने के पश्चात, यानी ये 4 चरण संपन्न होने के पश्चात एक बार 2 कार्बन कम हो जाते हैं, यानी कि 16 से फिर 14 कार्बन वाला फैटी अम्ल प्राप्त होता है। अब अपन देखते हैं कि इसके क्या चरण होते हैं और किस प्रकार संपन्न होते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने एक पामिटोइल कोएंजाइम जो कि एक 16 कार्बन का फैटी अम्ल है, इसका उदाहरण लेकर अपन इस प्रक्रिया को समझेंगे। तो सबसे पहला चरण जिसे अपन कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन वह संपन्न होता है। डी मतलब हटना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। तो जैसा अपन देख सकते हैं पामिटोइल कोएंजाइम में जिसकी इस प्रकार की संरचना होती है, तो इसमें ये अल्फा कार्बन है जिसपे 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 हाइड्रोजन नीचे की तरफ लगा हुआ है। ये बीटा कार्बन है जिसमें 1 हाइड्रोजन ऊपर 1 नीचे की तरफ लगा हुआ है। अब यहाँ अपन देखते हैं पहले चरण में जो अल्फा कार्बन है, ये मैंने गोला किया हुआ है, 1 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से और 1 हाइड्रोजन बीटा कार्बन से रिमूव होता है, निष्कासित होता है, बाहर निकलता है। ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं यानी जो H2 है, इनको ग्रहण करता है FAD जो कि ऑक्सीकृत अवस्था में है, 2 हाइड्रोजनों को ग्रहण करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपचयित रूप बन जाता है इसका। यहां से ये बनने के पश्चात क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये एक एंजाइम जिसका नाम एसाइल कोएंजाइम A डिहाइड्रोजिनेज है उसकी उपस्थिति में संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात अर्थात डिहाइड्रोजिनेशन के संपन्न होने के पश्चात पामिटोइल कोएंजाइम से ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। अब आप इसकी संरचना देखिए, इसमें और इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका है और अल्फा कार्बन पे पहले 2 हाइड्रोजन थी, 1 हाइड्रोजन निकल चुकी है, तो अब यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। ऐसे ही यहाँ नीचे से 1 हाइड्रोजन निकल चुकी है तो यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है। तो ये इस तरीके की संरचना, बाकी सारी संरचना समान है,
केवल इस स्थान पर परिवर्तन हुआ है। तो ये संरचना कहलाती है ट्रांस डेल्टा 2 इनोइल कोएंजाइम ए। अब दूसरा चरण संपन्न होता है जिसे अपन हाइड्रेशन कहते हैं। हाइड्रेशन का मतलब होता है जल का जुड़ना। तो जैसा आप देख सकते हैं H2O का अणु प्रवेश किया है इसमें, और ये प्रक्रिया संपन्न होती है इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में। जो H2 होता है वो H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें से H2O का जो H है वो अल्फा कार्बन पे जुड़ गया है यहाँ पर, और जो OH है वो बीटा कार्बन पे जुड़ गया है। तो इस तरीके की संरचना बनी है जिसे अपन एल बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम कहते हैं। अब तीसरा चरण संपन्न होगा जिसे अपन ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में अगेन बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम के बीटा कार्बन से ये 2 हाइड्रोजन जो होंगे वो निष्कासित होंगे, और इन 2 हाइड्रोजनों को NAD ग्रहण कर NADH प्लस H प्लस का निर्माण करेगा। यह प्रक्रिया बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है, और इस प्रक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है उसे बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम कहते हैं। आखिरी चरण जिसे अपन थायोलाइसिस कहते हैं। थायोलाइसिस की प्रक्रिया में बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए, एक एंजाइम जिसका नाम है एसाइल कोएंजाइम एसिटिल ट्रांसफरेज ACAT, इसी को अपन बीटा कीटो थायोलेज भी कहते हैं, इसकी उपस्थिति में और एक इकाई कोएंजाइम ए की प्रवेश की है, जिससे कि ये जो फैटी अम्ल है वो फैटी एसिड कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ है। अब इसमें जो कार्बन संख्या है वो 2 कार्बन कम है, यहाँ 16 कार्बन थे, यहाँ पर 14 है, और जो 2 कार्बन है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए के रूप में बाहर निकल गए हैं। तो ये पामीटाइल कोएंजाइम ए से 14 कार्बन की माइरिसोटिल कोएंजाइम ए का निर्माण हुआ है। अब ये जो 14 कार्बन वाला फैटी अम्ल है वापस से बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा, और ये सारे चरण फिर से संपन्न होंगे, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अंत में 2 इकाई एसिटाइल कोएंजाइम ए की नहीं बन जाती। यदि अपन एनर्जी यील्ड देखते हैं तो पहले चरण में एक FADH2 का निर्माण हुआ है, यहाँ अपन देख रहे हैं तीसरे चरण में एक NADH का निर्माण हुआ है, और अंत में एसिटाइल कोएंजाइम निर्मित हो रहे हैं। जैसा आप जानते हैं एक FADH2 2 ATP के बराबर होता है, एक NADH 3 ATP के बराबर होता है, और एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स चक्र में जाता है तो 12 ATP का निर्माण करता है। तो इस प्रकार बीटा ऑक्सीकरण के एक चरण से, यानी एक बार जब ये प्रक्रिया दोहरती है से एक पाथवे से 17 ATP का निर्माण होता है। इसके संबंध में कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।